नमस्कार साथियों, ड्रेसअप क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, स्वर भेद जो हमारा विषय चल रहा था, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, किन किन आधार पर किया गया है। सबसे पहला हमने पढ़ा था उसमें कि स्वरों को सबसे पहले इतिहास, स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। उसके आधार पर स्वरों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है उसमें मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। आपको विषय से जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करना चाहूंगा। उत्पत्ति के आधार पर इसी को ही इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर, उद्गम के आधार पर भी कहते हैं। इसमें हमने देखा था कि तो मूल स्वर होता है, मूल स्वर को ही आदि स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहीं प्राकृत स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहीं रूढ़ स्वर कहते हैं, एक मात्रिक कहते हैं, लघु कहते हैं। यानी इसके ये भिन्न भिन्न नाम हैं। कौन कौन से हैं वो चार स्वर हमने देखे थे। कौन कौन से हैं? ये चार जो स्वर है ये मूल स्वर है, अपने आप में पूर्ण है, किसी अन्य स्वरों की सहायता से इनका निर्माण नहीं हुआ है। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार है वो है संधि स्वर का। जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है कि ये दो स्वरों के योग से मिलकर के बनते हैं, इसलिए इनको संधि स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं? तो इसके भी दो भेद हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर वो है जो दो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, और संयुक्त स्वर वो है जो दो विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं। कौन कौन से हैं? ये आ प्लस आ से मिलकर के बना है। दूसरा है जो कि ई प्लस ई से मिलकर बना है। तीसरा है उ प्लस उ से मिलकर बना है। ये जो आपके दीर्घ स्वर है इनको दीर्घ कह सकते हैं, सजाती से मिलकर के बने हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त में आपका ए, आई, ओ, औ। इनका किस प्रकार से बना है ये तो देखिए आप, आ प्लस ई, आ प्लस ए, आ प्लस ओ तथा आ प्लस ओ। इन स्वरों से मिलकर के ये संयुक्त स्वर बने हुए हैं। विजातीय स्वरों से मिलकर के ये स्वर बने हुए हैं। कल भी आपको मैंने बताया था कि ये जो स्वर है, ये जो रचना है, स्वरों की रचना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संधि वाले प्रकरण को ध्यान रख करके इनको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये यहाँ पे उपयोगी तो है सही, किंतु जब संधि वाले प्रकरण को आप समझेंगे तब इन स्वरों की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से संधि विच्छेद कर पाएंगे, संधि को फिर से युक्त कर पाएंगे। इसके बाद में आपने देखा था कि स्वरों का जो है मूल स्वर, संधि स्वर के बाद में आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। आभ्यंतरिक प्रयत्न यानी मुख विवर का खुलना, आपका मुंह खुलना कि स्वर में कितना खुलेगा, यानी समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर है ना, विभ्रत स्वर, अर्ध विभ्रत स्वर। इसके बाद में ओष्ठ आकृति के आधार पर आपने पढ़ा था, ओष्ठ आकृति यानी वृत्ताकार, अवृत्ताकार। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह वृत्त की तरह आपके होठ हो जाते हैं वो वृत्ताकार या वृत्तामुखी होते हैं। अवृत्ताकार या अवृत्तामुखी वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में आपके जो ओष्ठ है वो वृत्त आकार में नहीं होते हैं। इसके बाद जिह्वा प्रयत्न के आधार पर, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर भी हमने तीन भागों में स्वरों को बांटा था, जो आपको बताया था। जिस प्रकार से हमारी ये जिह्वा है तो इसको तीन भागों में बांटा जाए। ये आपका अग्र हिस्सा हुआ, ये मध्य हुआ और ये पश्चिम, यानी तीन प्रकार से बांटा। इसी प्रकार से आगे वाले अग्रीय, मध्य वाला मध्य और पश्चिम। जैसे कि आ है ये मध्य स्वर है, ई और ई है, साथ में ए आई ये आपके अग्रीय है, बाकी जो स्वर है वो पश्चिम स्वर है। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण हम पढ़ते आ रहे थे। अब आज हम पढ़ेंगे
उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान यानी स्वरों को कौन सा स्वर कौन से उच्चारण स्थान से उसकी उत्पत्ति होती है कि किस आपके मुख के कौन सा उच्चारण स्थान है वहां से उस स्वर को उच्चारित किया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है उच्चारण स्थान वाला, क्योंकि आप जब व्यंजन को भी पढ़ेंगे तो भी इसी प्रकार से होकर गुजरना आपको कि कौन सा व्यंजन कौन से उच्चारण स्थल से उच्चारित होता है। स्वरों वाले भेद में अपन पढ़ रहे हैं तो स्वर में इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उच्चारण में फिर आपको जब व्यंजन के बारे में आप पढ़ेंगे तो इन चीजों को समझना शेष नहीं रहेगा। सिर्फ आपको उच्चारण स्थल का पढ़ते ही मालूम हो जाएगा कि क्या कहाँ से किसका उच्चारण होता है। अब उच्चारण स्थल क्या होता है तो गौर करके समझिएगा कि जब यानी हमारे मुंह का सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है वो ओष्ठ होता है, इसके बाद में होता है दंत, इसके बाद में मूर्धा, फिर तालु और फिर आपका कंठ। ये 5 उच्चारण स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखिएगा। इसको याद करने के लिए हमने इस प्रकार से लिखा है, इसका क्रम उल्टा है, हमने इसको उल्टे क्रम में लिखा है ना। ओष्ठ से शुरुआत होती है पर हमने कंठ से शुरुआत की है, क्योंकि इनको हमें ऐसा याद रखना है, इनको रटना नहीं, इनको समझना है। तो सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, फिर मूर्धा, चौथा है दंत और अंतिम आपका है ओष्ठ। ये 5 उच्चारण स्थल हैं जहां से वर्णों का उच्चारण होता है। इन 5 उच्चारण स्थल से उच्चरित वर्ण को, उच्चरित स्वर को क्या कहा जाता है? कंठ से उच्चरित वर्ण कंठ कहलाता है, तालु से उच्चरित वर्ण तालव्य, मूर्धा से उच्चरित वर्ण मूर्धन्य, दंत से उच्चरित वर्ण दंत्य और अंतिम आपका है ओष्ठ्य। इस प्रकार 5 उच्चारण स्थल है। 5 उच्चारण स्थल से उच्चरित वर्ण को इन नामों से जाना जाता है। ये क्रम बहुत व्यवस्थित क्रम है, क्रमबद्ध है, इसको याद रखना बहुत आवश्यक है। इस क्रम को किस प्रकार याद रखा जा सकता है, इसके लिए आपको बताया कि किसी चीज़ को जब हम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले ओष्ठ, दंत, मूर्धा, तालु और फिर कंठ, इस प्रकार वो आगे बढ़ती है। और वही चीज़ अगर उल्टा क्रम में आती है, जैसे पशु जुगाली करता है, तो सबसे पहले कंठ, कंठ से तालु, मूर्धा, दंत और अंत में ओष्ठ। तो ये आपका क्रम है जिसको आपको याद रखना है। इन स्थलों से उच्चरित वर्णों को इन नामों से जाना जाता है। अब कौन सा स्वर कहाँ से उच्चरित होता है ये और आपको जानना है। तो कंठ सबसे पहला है, तो सबसे पहले हमारा वर्ण आता है, ये जो 2 वर्ण हैं ये कंठ कहलाते हैं। दूसरा तालु से, तालव्य वर्ण कौन से हैं? ये तालव्य वर्ण है, ई प्लस ई और ई। मूर्धन्य, ऋषि जो है मूर्धन्य स्वर है। नाम मूर्धन्य सुनने में भी आपको मूर्धा शब्द एक अजीब सा लगेगा, इसी प्रकार से ऋषि भी हमारी वर्णमाला में एक अलग वर्ण है, संस्कृत वर्ण है। तो ये मूर्धन्य, दंत से कोई भी ऐसा स्वर नहीं है जिसका उच्चारण होता है। अंत में ओष्ठ है, तो जैसा कि आप उच्चारण करने से ही महसूस कर सकते हैं, उ और उ ये ओष्ठ वर्ण है। इनका उच्चारण करने पर आपके ओष्ठ एक आकृति को प्राप्त करते हुए विशेष उस पर दबाव पड़ता है, तो ये ओष्ठ है। अब 2 वर्ण और 4 वर्ण आपके बाकी रह जाते हैं, उनका उच्चारण स्थल कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे तो जो आना था वो हो चुका। तो एक है ए आई, जैसा कि आपको बताया था कि ये संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो 2 विजातीय स्वरों के योग से बनते हैं। तो 2 विजातीय स्वरों के योग से बनते हैं तो उनका उच्चारण स्थल भी 2 स्थानों से होगा। तो ए और आई, ए का निर्माण होता है आ प्लस ई से, आ प्लस ई से, जैसा आपको पीछे बताया पढ़ा है हमने, आ प्लस ई से उसका उच्चारण होता है। तो आ प्लस ई, इससे उच्चारण होता है ए का और आई का। तो क्या बोलते हैं इसको? कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य,
इनका उच्चारण स्थल है कंठ तालु, कंठ तालु इसका उच्चारण स्थल है। आगे है ओ और औ। ओ का उच्चारण यानी ओ जो संयुक्त स्वर है उसका निर्माण होता है आ प्लस उ से, औ। तो उच्चारण स्थल भी दोनों ही रहेंगे, आ प्लस इन स्वरों को बोलते हैं कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। इस प्रकार से स्वरों के उच्चारण स्थल यानी उच्चारण स्थल के आधार पर स्वरों का किन किन भागों में वर्गीकरण किया गया है, कौन से स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है, यह आपने इसके माध्यम से देखा। इसको अच्छे से आप नोट करें। इसके बाद में आगे आता है घोष वर्ण, यानी कि स्वरों का वर्गीकरण घोषत्व के आधार पर। अब घोषत्व क्या है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घोषत्व व्यंजनों में भी हमें समझना होगा। घोषत्व जैसा कि घोष शब्द आपने सुना होगा, जय घोष शब्द होता है, घोष का अर्थ होता है ध्वनि, घोष का अर्थ होता है ध्वनि, यानी ऐसे वर्ण ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ध्वनि ज्यादा हो, आपके स्वर तंत्र में हमारे स्वर तंत्र में कंपन हो, वो घोष वर्ण। और जिन वर्णों के जिन स्वर के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन कम हो या ना के समान हो वो अघोष वर्ण। इनके दो भाग हैं, सघोष या घोष, दूसरा है अघोष। तो हमारे स्वर जो है वो सघोष होते हैं, यानी कि घोष होते हैं। 10 ही स्वर घोष होते हैं, घोष कहो या सघोष कहो। अगला है प्राणत्व आधार। प्राणत्व आधार, प्राणत्व क्या चीज है? प्राण बोलते हैं श्वास को। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी श्वास है, हमारी वायु है, ये ज़्यादा मात्रा में आपके स्वर तंत्र से निकले, वायु का ज़्यादा प्रयोग हो, वो महाप्राण। और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु का कम प्रयोग हो वो अल्प प्राण। यानी प्राणत्व को भी दो भागों में बांटा गया है, महाप्राण और अल्प प्राण। महाप्राण और अल्प प्राण, तो सारे ही वर्ण सारे ही स्वर अल्प प्राण होते हैं। सारे स्वर हमारे अल्प प्राण हैं, इनके उच्चारण में प्राणवायु को विशेष ज़्यादा जोर देके ज़्यादा हवा का प्रयोग नहीं होता है, ज़्यादा श्वासों का प्रयोग नहीं होता है, अल्प प्राण है। और घोषत्व के आधार पर देखा जाए तो सारे ही वर्ण आपके जो है स्वर जो है घोष है, सघोष है। इसके बाद आगत स्वर। आगत स्वर क्या होते हैं? आगत या ग्रहित, ग्रहित स्वर। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आगत जो हमारी भाषा में कहीं से आए हैं, दूसरी भाषा से आए हुए हैं, ग्रहित जिनको ग्रहण किया गया है, हमारी भाषा ने जिसे अन्य भाषा से ग्रहण किया है, वो ध्वनियाँ, ऐसी ध्वनियाँ जिनको अन्य भाषाओं से, जैसे हमारे देश में पुर्तगाली लोग, अंग्रेज लोग, यानी उर्दू फारसी के जानने वाले सभी लोग यहाँ पे आए हैं समय समय पर अपने अपने उद्देश्यों को लेकर, तो उनके वर्णों को, उनकी ध्वनियों को हमने ग्रहण किया और उसके लिए एक लिपि वर्ड दिया, एक लिपि चिन्ह दिया। वो शब्द, वो जो वर्ण हैं वो ग्रहित या आगत वर्ण कहलाते हैं। तो हिंदी भाषा में अंग्रेजी ध्वनि को इस प्रकार से ग्रहण किया गया है, उसके लिए ये स्वर है। ये जो स्वर है ये आ और ओ के बीच का वर्ण है, ना तो एक शुद्धतम रूप से ना तो आ है ना ओ है, तो ये एक ग्रहित वर्ण है। इसके बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है?
तो आपने देखा जो मूल स्वर होते हैं उनके, जब मैंने नाम अलग अलग बताए थे, तो मूल स्वर को आदि स्वर बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं, ह्रस्व बोलते हैं, एक मात्रिक बोलते हैं। तो एक मात्रिक इसलिए बोलते हैं कि उस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, और प्लुत जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण में 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है, उनको प्लुत बोलते हैं। वैसे इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो सामान्य संस्कृत में ये पूरी तरह विलुप्त हो चुका है, हिंदी में भी इसका प्रयोग नहीं होता है, किंतु आपकी एक जानकारी के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, ये वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। इसका जो चिन्ह है प्लुत स्वर का, जैसे आपने अक्सर देखा होगा लिखा हुआ इस प्रकार से लिखा रहता है ओम, यानी 3 गुना समय लगता है। जिसके उच्चारण में सामान्य से 3 गुना समय लगे वो प्लुत स्वर होता है। जैसे किसी को हम आवाज़ देते हैं या कोई विलाप सा करता है, जैसे कोई हे राम, तो इस प्रकार से जो वर्ण होता है वो प्लुत स्वर होता है। इसके बाद जो हमने 11 वर्ण देखे, स्वर देखे, उन 11 स्वरों में जिनने पहली बार इस प्रकरण को पढ़ा उनको लगा होगा कि 2 स्वर छोड़ दिए गए हैं। तो वो क्यों छोड़ दिए गए हैं उसका कारण आपको बताते हैं कि ये जो वर्ण है ये शुद्धतम रूप से ना तो स्वर है ना व्यंजन है, इसलिए इनको स्वर में भी नहीं रखा है, इनको व्यंजन में भी नहीं रखा है। इनको बोलते हैं अयोगवह। अयोगवह, इनका योग ना तो स्वर से है ना व्यंजन से है, ना तो ये शुद्धतम रूप से ये स्वर है ना ही शुद्धतम रूप से व्यंजन है, इसलिए इनको अयोगवह ध्वनि कहते हैं। ये अनुस्वार, ये विसर्ग। इसके बाद में ये हमने वर्गीकरण स्वरों का देखा अलग अलग स्तर से, उच्चारण स्थन के आधार पर, अभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर देखा। इसके बाद आप देखेंगे कि स्वरों का विशेष अपना एक नाम भी है, विशेष उसकी पहचान भी है। कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उदासीन स्वर कौन सा है, कठिन स्वर कौन सा है, वृत्ताकार यानी वृत्तामुखी ऐसा कौन सा है। तो इस प्रकार से उनके अलग अलग आपको नाम वो भी दिखा दें आपकी जानकारी के लिए। जैसे कि उदासीन स्वर, उदासीन स्वर किसे कहते हैं? यह आपका उदासीन स्वर है, क्योंकि इसके उच्चारण में आपकी जिह्वा को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर, जब आपको हमने बताया था स्वरों के प्रकार 3 भेद होते हैं, अग्र मध्य पश्य, तो ये मध्य है, इसके उच्चारण में आपकी जिह्वा को कोई ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। दूसरा है कोमल स्वर। कोमल स्वर, ये दोनों स्वर हैं। उदासीन भी इसी कारण से है कि कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, कोमल भी इसी कारण से कि इनको जिह्वा को, आपके मुख को, स्वर तंत्र को विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कोमल स्वर है। इसके ही अपोजिट विलोम में कठोर स्वर। कठोर स्वर जिसमें जिह्वा को एक विशेष तनाव महसूस हो, यह कठोर स्वर है। इसके बाद पूर्ण स्वर। पूर्ण स्वर ये संस्कृत का स्वर है। पूर्ण स्वर इसलिए कहा गया है कि संस्कृत का है, विशुद्ध स्वर है, और हमारी हिंदी में इसका विशुद्ध उच्चारण भी नहीं है, हम इसका विशुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पा रहे हैं हमारे बोलचाल में, इसलिए इसको पूर्ण कहा गया है। इसके बाद में पूर्ण वृत्ताकार स्वर। पूर्ण वृत्ताकार स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में आपके ओष्ठाकृति, मुख्य आकृति एक वृत्त के आकार में हो जाए, गोल टाइप हो जाए, वो पूर्ण वृत्ताकार है। अन्य वृत्ताकार स्वर, अन्य वृत्ताकार स्वर में ओ, औ, जो कि इनसे ही मिलकर के बने हुए हैं, आपको देखा था आपने, इसलिए ये पूर्ण, इसमें शुद्धतम पूरी तरह से आपका मुंह वृत्त के आकृति में होता है, इसमें पूर्ण रूप से नहीं होता है, इसलिए ये अर्धवृत्ताकार है या अन्य वृत्ताकार कह सकते हैं। इसके बाद में पूर्ण विस्तृत स्वर। पूर्ण विस्तृत स्वर, तो पूर्ण विस्तृत स्वर आपका ए और आई है। इस तरह आपने आज
स्वर के विषय में विस्तृत रूप से जाना, स्वर के बारे में हर पहलू पे हमने विस्तृत रूप से उसकी समीक्षा की, उसको समझा, उसको समझाने का प्रयास किया। अब हमारे आने वाले चैप्टर में हम इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से व्यंजन पर विचार करेंगे। व्यंजन की अवधारणा, व्यंजन किसे कहते हैं, कितने प्रकार है, किन किन भागों में उनको विभाजित किया गया है, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है, ये आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सर।